नितिन, एक शहर का थकाहारा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने दोस्त के कहने पर हिमाचल के एक छोटे, गुमनाम गांव, बसोली, आया था। गांव के चारों ओर देवदार के घने जंगल थे और उनके ऊपर एक खामोश, काली पहाड़ी सिर उठाए खड़ी थी। गांव वालों ने उसे उस पहाड़ी से दूर रहने की चेतावनी दी थी। वे कहते थे, उस पहाड़ी पर रात को मत जाना, बेटा। वहां पहाड़ी का साया रहता है। नितिन ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस दिया। उसे शहर की भीड़ से दूर, बसौली का पुराना, लकड़ी का गेस्ट हाउस भा गया था। उसकी खिड़की से सामने वही काली पहाड़ी दिखती थी। पहले कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन चौथी रात को अजीब सा एहसास शुरू हुआ। आधी रात को जब वह गहरी नींद में था, उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा है। आहट बहुत धीमी थी, जैसे कोई नंगे पैर, सूखी पत्तियों पर कदम रख रहा हो। नितिन डर गया, लेकिन खुद को समझाया कि यह कोई जानवर होगा। अगली रात यह आवाज और पास आ गई। इस बार यह उसके कमरे के बाहर नहीं, बल्कि ठीक उसकी खिड़की के नीचे थी। साथ ही उसे एक ठंडी, बासी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसमें जली हुई लकड़ी और सड़ी हुई मिट्टी की अजीब गंध थी। हिम्मत करके नितिन उठा और धीरे से पर्दा हटाया। बाहर घना कोहरा था, जिससे चांद की रोशनी फीकी पड़ रही थी। उसने कुछ देर देखा, सिर्फ सफेद धुंध। फिर जैसे ही वह लौटने लगा, उसने देखा कि धुंध में दूर पहाड़ी की दिशा से दो लाल बिंदु धीरे धीरे उसकी ओर खिसक रहे थे। वे लाल बिंदु किसी आग की चिंगारी जैसे नहीं थे, वे पीड़ा और भयानक भूख से भरी हुई आंखें थीं। नितिन डर के मारे कांप गया और तुरंत पर्दा बंद करके बिस्तर पर लेट गया। उसने पूरी रात खुद को चादर में लपेटे रखा, उस गंध और उन आंखों के बारे में सोचता रहा। लाल आंखें और गायब लोग। अगले दिन नितिन ने गेस्ट हाउस के मालिक, एक बूले काका, से उन आंखों के बारे में पूछा। काका का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने उसे देखा? नितिन ने हाँ कहा। काका ने फुसफुसाते हुए बताया कि वह साया असल में गांव के एक पुराने पुजारी की भटकी हुई आत्मा है। दशकों पहले उस पुजारी ने अपनी तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए कुछ भयानक किया था, जिसके बाद गांव वालों ने उसे मारकर पहाड़ी पर जला दिया था। उसकी आत्मा अब पहाड़ से उतरकर उन लोगों को लूटती है जो गांव की शांति भंग करते हैं। उस साये का शिकार अक्सर गांव से आए अजनबी होते हैं। वह पहले उन्हें देखता है और फिर वह उन्हें पहाड़ी पर ले जाता है, काका ने कांपती आवाज में कहा। नितिन ने बसौली से तुरंत निकलने का फैसला किया, लेकिन जब वह अपना बैग पैक कर रहा था, उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की पर बाहर की तरफ किसी लंबी टेढ़ी उंगली के निशान थे, जैसे किसी ने गीली मिट्टी में लकीरें खींच दी हों। साये का शिकंजा। शाम होते ही नितिन बसौली से निकलने के लिए बस स्टॉप की ओर भागा, लेकिन बस नहीं आई। सड़क पर सन्नाटा था। उसने घबराकर काका के घर की ओर देखा। वहां भी दरवाजे बंद थे, जैसे गांव ने खुद को अंदर बंद कर लिया हो। अचानक उसे अपने पीछे वही सड़ी हुई मिट्टी की गंध महसूस हुई। उसने पलटा। उसके ठीक पीछे शाम की मंद रोशनी में पहाड़ी का साया खड़ा था। वह मानव रूप में नहीं था, वह हवा में तैरता हुआ काला धुआं था जो एक लंबी पतली आकृति ले चुका था। उसके शरीर में देवदार की लकड़ी जैसी दरारें थीं, और सबसे भयानक थी उसकी वो दो लाल जलती हुई आंखें जो अब बहुत करीब थीं। नितिन के मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई। उसने देखा कि साये के धुएं वाले हाथ, जो अब किसी टेढ़ी मेढ़ी जड़ जैसे लग रहे थे, उसकी ओर बढ़ रहे थे। नितिन चिल्लाया और उल्टी दिशा में भागा, सीधा पहाड़ी की ओर। उसे लगा कि जहां से यह साया आया है, शायद वही जगह इसकी कमजोरी हो। यह उसकी आखिरी बेताब कोशिश थी। साया हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सूखी लकड़ियां टूट रही हो। वह हवा में उड़ता हुआ नितिन के पीछे लग गया। भागते भागते नितिन पहाड़ी की एक छोटी पथरीली चोटी पर पहुंच गया। साया बस उसके पीछे ही था। जब साया ठीक उसके ऊपर पहुंचा, तो नितिन ने एक पुरानी तांत्रिक कहानी याद की, जिसे आग ने जलाया है, उसे पानी शांत करेगा। नितिन ने आखिरी दम लगाकर अपनी जेब से गंगाजल की एक छोटी बोतल निकाली, जिसे उसकी दादी ने उसे दिया था।
उसने बोतल का ढक्कन खोला और साए की तरफ पूरी शक्ति से फेंक दिया। जैसे ही जल की कुछ बूंदें उस काले धुएं वाले साए पर पड़ी, वह जोर से चीखा। चीख ऐसी थी जैसे किसी ने लोहे को तेजाब में डाल दिया हो। साया झुलस गया, काला धुआं तेजी से छंटने लगा और वह जमीन पर एक पल के लिए जली हुई रात के ढेर में बदल गया। नितिन हाफता हुआ वहीं बैठ गया। उसने पूरी रात वहीं बिताई, रात के ढेर को देखता रहा। सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ी पर पड़ी, तो रात का ढेर हवा के एक झोंके से पूरी तरह गायब हो गया। नितिन ने तुरंत गांव छोड़ दिया और कभी बसौली वापस नहीं आया। लेकिन आज भी जब वह रात में अपनी खिड़की से बाहर देखता है, तो उसे लगता है कि कहीं दूर घने अंधेरे में दो लाल आंखें उसे घूर रही है। नितिन हाफता हुआ और पूरी तरह से टूट चुका उस पहाड़ी से भागा। सूरज की रोशनी में घी वह डर से कांप रहा था। उसे पता था कि वह रात का नेर बस एक अस्थायी शांतिकाल था। पहाड़ी का साया नष्ट नहीं हुआ था, बस कुछ समय के लिए शांत हो गया था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जंगल के कच्चे रास्तों से होता हुआ मुख्य सड़क की तरफ भागा। लगभग 1 घंटे की भागदौड़ के बाद उसे दूर से एक पुरानी धूल भरी बस आती दी थी। यह बसौली से शहर की तरफ जाने वाली आखिरी बस थी। उसने हाथ हिलाकर बस को रुकवाया। जैसे ही वह बस में चढ़ा, उसने देखा कि बस में बैठे गांव वाले, जिनमें काका भी शामिल थे, सब उसे अजीब निगाहों से घूर रहे थे। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक गहरी निराशा थी। काका ने धीरे से फुसफुसाया, तुमने साए को शांत किया, बेटा, पर तुम भूल गए कि पहाड़ी का साया, वह बस पहाड़ी नहीं छोड़ता। नितिन को उनकी बात समझ नहीं आई। उसने बस ड्राइवर को जल्दी चलने के लिए कहा। बस आगे बढ़ी। नितिन खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे लगा जैसे देवदार के पेड़ उसे अलविदा नहीं कह रहे, बल्कि घूर रहे हैं। शहर पहुंचकर नितिन ने खुद को सुरक्षित महसूस किया। उसने तुरंत अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी और एक नया शहर जाने का फैसला किया। वह चाहता था कि वह भयानक अनुभव एक बुरा सपना बनकर रह जाए। महीनों बीत गए। नितिन ने नया घर लिया, नई नौकरी शुरू की। उसने बसौली और उस साए की बात किसी को नहीं बताई। एक रात वह अपने नए 20वीं मंजिल के अपार्टमेंट में सो रहा था। आधी रात को उसकी आंख खुली। कमरे में वही ठंडक थी और वही गंध, जली हुई लकड़ी और सड़ी हुई मिट्टी की। नितिन का दिल जोर से धड़कने लगा। यह कैसे संभव था? वह गांव से हजारों मील दूर था। उसने धीरे से अपनी खिड़की की ओर देखा। उसकी ऊंची बालकनी से उसे सामने की इमारतों के बीच अंधेरी रात में बहुत दूर से 2 लाल बिंदु धीरे धीरे उसकी ओर खिसकते हुए दिखे। साया उसका पीछा करते हुए शहर तक आ गया था। अगले दिन सुबह नितिन तुरंत काका को फोन करने का फैसला किया। काका ने फोन उठाया। उनकी आवाज पहले से भी ज्यादा थकी हुई थी। नितिन ने काका से चिल्लाकर पूछा, यह क्या है? वह मेरे पीछे शहर तक कैसे आ गया? आपने कहा था वह बस पहाड़ी नहीं छोड़ता। काका खामोश रहे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और सच्चाई बताई। बेटा, मैंने झूठ नहीं कहा था। साया पहाड़ी नहीं छोड़ता, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। वह साया जिसे तुम पहाड़ी पर छोड़कर आए थे, वह पहला साया था। वह साया जो देखता है, जो पीछा करता है, लेकिन उसका असली शिकार तो तुम थे, नितिन। उस पहले साये का काम था तुम्हें देखना और तुम्हारे अंदर अपना बीज बोना। तुमने जब उस साये को गंगाजल से शांत किया, तब तुमने अनजाने में उस भटकी हुई आत्मा को अपनी आत्मा में जगह दे दी। अब असली साया तुम हो। तुम जहां जाते हो, अंधेरा और गंध तुम्हारे साथ जाती है। और जिसे तुम दूर से लाल आंखें समझ रहे हो, वह कोई और नहीं, वह अगला अजनबी है, जिसे अब तुम्हारे अंदर का साया ढूंढ रहा है। नितिन का फोन उसके हाथ से छूट गया। वह भागा भागा शीशे के सामने गया। शीशे में उसे अपनी आंखों की जगह 2 धीमी,
लाल होती हुई चिंगारियां दिखाई दी। अब नितिन अकेला नहीं था। वह खुद पहाड़ी का साया बन चुका था, जो अब शहर की भीड़ में अगले शिकार को ढूंढ रहा था। क्या नितिन अब कभी खुद को इस साये से आजाद कर पाएगा, या वह हमेशा के लिए उस शिकारी आत्मा का नया शरीर बन चुका है? नितिन, जिसके अंदर अब पहाड़ी का साया बस चुका था, शीशे के सामने खड़ा थरथरा रहा था। उसकी अपनी आंखें लाल हो रही थीं, और उसका प्रतिबिंब अब पीड़ा और लालच से भरा लग रहा था। वह साया बन चुका था। पहले कुछ दिन नितिन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वह डरता था कि अगर वह बाहर गया तो साया उसे किसी भयानक काम के लिए मजबूर करेगा। वह खाना नहीं खाता था, सिर्फ कोने में बैठा रहता था और अपनी बढ़ती हुई भूख को महसूस करता था। यह खाने की भूख नहीं थी, यह आत्मा की भूख थी। धीरे धीरे साये ने नियंत्रण लेना शुरू कर दिया। एक रात नियंत्रण पूरी तरह से साये के हाथ में चला गया। नितिन को याद भी नहीं रहा कि वह अपने अपार्टमेंट से बाहर कैसे निकला। वह खुद को शहर के एक भीड़भाड़ वाले बाजार में खड़ा पाया। उसकी चाल धीमी और भटकती हुई थी, लेकिन उसकी लाल आंखें एक लक्ष्य की तलाश कर रही थीं। उसके शरीर से अब सड़ी हुई मिट्टी की गंध इतनी तेज आ रही थी कि लोग उससे दूर हट रहे थे। उसने देखा कि एक अकेला अजनबी, एक सुरक्षा गार्ड जो रात में अपनी ड्यूटी खत्म करके जा रहा था, एक अंधेरी गली में मुड़ा। साये ने नितिन के शरीर को गली में खींच लिया। नितिन का मानव मन चीख रहा था, वह प्रतिरोध कर रहा था, लेकिन साये की शक्ति उसके अपने वजूद से कहीं ज्यादा थी। वह जानता था कि अब उसके हाथों कुछ भयानक होने वाला है। अगले दिन शहर के अखबारों में एक छोटी सी खबर छपी। एक सुरक्षा गार्ड अचानक गायब हो गया। पुलिस को बस एक गीली, बासी मिट्टी का निशान मिला जो गली के कोने पर खत्म हो जाता था। इस घटना के बाद नितिन को हर रात साये के भयानक कार्यों की यादें आती थी। अजनबी की चीख, ऊर्जा खींचने की भयानक संतुष्टि, और फिर पहाड़ी पर लौटना। लेकिन अब पहाड़ी उसका अपार्टमेंट था और साया उसकी आत्मा। नितिन जानता था कि अगर वह इस तरह जीता रहा तो वह अनगिनत बेगुनाहों की मौत का कारण बनेगा। उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय आखिरी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी पुरानी दादी की गंगाजल वाली बोतल याद की। उसे याद आया कि पवित्र जल ने साये को केवल अस्थायी रूप से जलाया था, लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं किया था। नितिन ने एक खतरनाक योजना बनाई। अगली रात जब साये ने फिर से नियंत्रण लेना शुरू किया और उसकी आंखें चमकीले लाल हो गईं, नितिन ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसने अपने चारों ओर गंगाजल से एक घेरा बनाया। जैसे ही साया अपने शिकार की तलाश में नितिन के शरीर को घेरे से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, नितिन ने अपने हाथ में एक तेज चाकू उठा लिया। यह जानते हुए कि साया उसकी आत्मा में है, नितिन ने फैसला किया कि वह साये के शरीर को ही नष्ट कर देगा। उसने चाकू अपने दिल की तरफ बढ़ाया। साया डर गया। वह नितिन के शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। जली हुई मिट्टी का काला धुआं नितिन के मुंह और आंखों से निकलने लगा, लेकिन गंगाजल के घेरे ने साये को बाहर निकलने से रोक दिया। नितिन की आंखों में एक पल के लिए मानवता की झलक लौटी। उसने साये की अंतिम जीत सुनी। वह वैसी ही थी जैसे सूखी लकड़ियां टूट रही हो। और फिर उसने वार कर दिया। अगले दिन पुलिस को नितिन अपने कमरे में मृत मिला। अजीब बात, फोरेंसिक टीम को कमरे में मिट्टी या खून का कोई निशान नहीं मिला। बस कमरे के बीच में गंगाजल का एक टूटा हुआ घेरा था, और दीवार पर किसी ने तेरी उंगलियों से एक शब्द लिखा था, बसौली। और अब शहर के लोग अक्सर रात में अपने अपार्टमेंट की ऊंची इमारतों से दूर अंधेरे में दो लाल बिंदु धीरे धीरे खिसकते हुए देखते हैं। उन्हें लगता है कि यह शायद कोई दूर की रोशनी होगी, लेकिन वे नहीं जानते कि वह अगला नितिन है, जिसके अंदर अब पहाड़ी का साया बस चुका है, और वह हमेशा नए शरीरों की तलाश में रहता है।